हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक प्रस्तावना प्रस्तावना के विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक मुख्य भाग है, एक मुख्य अंग है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना में ही सारे संविधान, पूरा संविधान जो है प्रस्तावना में ही समाहित है। प्रस्तावना जो उद्देशिका यानी प्रेमबल भारतीय संविधान का है, तो इसे अर्नेस्ट वाकर एक जो थे उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है। अर्नेस्ट वाकर ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेमबल है, उद्देशिका है, वो पूरे भारतीय संविधान की कुंजी है, चाबी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए आगे प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के विषय में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? देखिए, भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को यानी हम भारत के लोग यानी भारत की जनता भारत को संपूर्ण हम भारत के लोग भारत को एक और लिखना चाहिए शब्दों की ओर विशेष ध्यान देना। शब्दों का विलोपन प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो कैसा? पंथ निरपेक्ष। राज्य कैसा होना चाहिए? धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक। यहाँ कोई राज व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक, जहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए ही सरकार का निर्माण किया जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या है? सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय। अब इसका अर्थ समझ लो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यहाँ से क्या है कि हम भारत के लोग यानी भारत की जनता संपूर्ण भारत को यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता कहाँ होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता कहाँ होगी? भारत में यानी भारतीय राज्य में संप्रभुता होगी, भारत की सरकार में संप्रभुता होगी। जो भी सरकार चुन करके जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब भारत संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है यानी संप्रभु है। यहाँ पर अब ये पहले जो ब्रिटेन का शासन है, भारत पहले क्या था? आज़ादी से पहले 1947 जब संविधान हमारा नहीं था, बना नहीं था, तो क्या था? एक उपनिवेश था जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो अब यानी भारत जो है ब्रिटिश सम्राट के आधिपत्य से मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त है। उसके पास पूर्ण रूप से संप्रभुता है, संप्रभु है। अब वो किसी देश का उपनिवेश नहीं रहा। तो ये इसमें यानी जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को
बनकर तैयार हो गया था। उसके 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो तब से भारत क्या हो गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। और पाकिस्तान में जो है गणराज्य, पाकिस्तान उपनिवेश से कब मुक्त हुआ, यानी ब्रिटिश 1956 में जब वहाँ का संविधान जब लागू हुआ, तब पाकिस्तान जो है उपनिवेश से, उससे पहले वो उपनिवेश ही था। उपनिवेश से वो मुक्त हुआ 1956 में। लेकिन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1947 को क्या बन गया, गणराज्य बन गया। अब वो उपनिवेश नहीं रहा। राजनीतिक न्याय विचार, यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो यानी जो गणराज्य का मतलब ये है कि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख भारत का जो होगा राष्ट्रपति, वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ होगा। उसका चुनाव, निर्वाचन कैसे होगा, जनता के प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल बना करके राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव करेंगे। तो इसका मतलब है गणराज्य, यानी कोई राजतंत्र, कोई यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर संसदीय है, लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, यहाँ गणराज्य है, गणराज्यिक प्रणाली है। तो गणराज्य का मतलब ये हुआ, अब तक था उसके समस्त नागरिकों को, यानी जिसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी थी, तो उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। यानी ये लोक कल्याणकारी भावना कहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, अक्सर कर पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्याणकारी भावना कहाँ पर थी, यानी संविधान में कहाँ पर कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी भावना कहाँ पर नीति थे। तो ये नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 36 में इसका वर्णन है। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी भावना जो है निकल के आता है पॉइंट। और ये प्रस्तावना में, प्रेमबल में निकल के आता है कि भारत में कैसा संविधान, एक लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी भावना प्रेमबल में ही निहित है। विचार, अब यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं उस तरह की भावना आ जाती है। विचार, अभिव्यक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, तो यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रेमबल में, संविधान की प्रस्तावना में ही दी गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता कितनी हो गई, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना। तो प्रश्न ये एग्जाम में प्रश्न ये पूछते हैं कि भर्ती बोर्ड वाले की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे कई प्रश्न बनते हैं। एक तो ये हो जाता है कि ये संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, तो 42वें संशोधन में कौन कौन से जोड़े गए, तो ये कौन कौन से शब्द जोड़े गए। 42वां, जब हमारा 42वां संशोधन संविधान में 1976 में हुआ, तो संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द आगे आएगा। तो ये शब्द जो है 42वें संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है प्राप्त कराने के लिए ढंग तथा उन सब में प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र, यानी व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा
राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा पहले इसका अर्थ देख लो यहाँ से। तो ये तो हो गया स्वतंत्रता, हो गया प्रतिष्ठा, अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो भी श्रमिक वर्ग है, श्रमजीवी वर्ग है, उसको भी यानी शिष्ट जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी शिष्ट जीवन जीने के अवसर। और अवसर का मतलब ये है कि जो जिस योग्य है, जो जिस योग्य उसे पद पाने का अवसर मिलना चाहिए, यानी चुनने का, चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक न्याय का मतलब होगा एक मतदान का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए जो 18 वर्ष की आयु पूरी करता हो। तो अवसर की समता यानी पद पाने का अधिकार सबको होना चाहिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए कि हर व्यक्ति को गौरव में जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता का मतलब है कि कोई भी मतलब राष्ट्र में एकता बनी रहे। यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न रंग रूप के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी प्रत्येक राज्य जो है सब एक है। यहाँ पर भारत क्या है, अर्धसंघीय राज्य है, अर्धसंघीय है यहाँ पर व्यवस्था। कोई संघ केवल फेडरल शब्द नहीं है, यहाँ पर संघ नहीं है, अर्धसंघीय यानी समय आने पर राष्ट्र एक है, किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी विशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई हैं वो केंद्र को सौंपी गई हैं, राज्यों को विशिष्ट शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। तो ये कहा गया कि अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में ये संविधान सभा सबकी है, मतलब जनता की है पूरी। सब संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष, ध्यान रखना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। यानी अपनी आत्मा से इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा लिखा हुआ संविधान की प्रस्तावना में।
तो क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसका अर्थ हमने बता दिया है आपको। और प्रश्न ये अक्सर पूछता है कि 42वें संशोधन 1976 में कौन से नए शब्द जोड़े गए, तो संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक तो ये हो गया आपका ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और दूसरा अखंडता। ये शब्द जो है संविधान में 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। और जब बेरूबारी का मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश की पीठ ने तो ये कह दिया था, इसको खारिज कर दिया था, ये कह करके कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1976 में जब केशवानंद भारती का मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, तो ये कहा, यानी सबसे बड़ी वो संविधान सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कह पुनर्विलोकन किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, सब प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में शर्त ये है, लेकिन शर्त ये है कि इसमें आप प्रस्तावना में जो जोड़ना चाहें तो इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अन्य जो इसमें अन्य शब्द जो निहित हैं, अन्य शब्द जो निहित हैं प्रस्तावना में, उनका विलोपन नहीं होना चाहिए। यानी वो शब्द जो है अन्य शब्द, दूसरे किसी भी शब्द का इसमें विलुप्त नहीं होना चाहिए, कोई शब्द इसमें विलुप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा केशवानंद भारती बाद में न्यायाधीश की जो सबसे बड़ी न्यायाधीश पीठ थी, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसा निश्चित किया था। तो प्रस्तावना, तो ऐसी हमारी ये प्रस्तावना थी तो भारतीय संविधान की। और आगे का चैप्टर, आगे जो है इसका भाग जो है हम कल आपको संघ और उनका राज्य क्षेत्र सीक्वेंस से एक एक टॉपिक आप पढ़ते जाइए, और हम पढ़ाते रहेंगे, आपको पूरा संविधान आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो ये प्रस्तावना इतना याद रखना कि आगे वाला चैप्टर जो होगा, टॉपिक होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।